नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। 80 खबर 80 जिले का रुख करूं उससे पहले बड़ी खबर कांकेर से है। बीएसएफ के 2 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बांदे क्वारंटाइन सेंटर में ये जवान क्वारंटाइन किए गए थे। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट में पॉजिटिव मिले हैं ये 2 बीएसएफ के जवान और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जगदलपुर इन्हें रेफर किया गया है। मेडिकल ऑफिसर जे.एल. उइके ने ये जानकारी दी है। तो कांकेर से ये बड़ी खबर है। बीएसएफ के 2 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें हालांकि पहले ही बांदे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। आरटी-पीसीआर जांच के बाद ये तस्वीर साफ हुई है। 2 जो जवान हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि अब इलाज के लिए इन्हें मेडिकल कॉलेज जगदलपुर रेफर कर दिया गया है। इसकी जानकारी मेडिकल ऑफिसर जे.एल. उइके ने दी है। तो एहतियातन इन दोनों जवानों को पहले ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और इन 2 जवानों की जो रिपोर्ट है वो कोरोना संक्रमित पाई गई है। हालांकि ये जरूर महत्वपूर्ण कि ये अगर संक्रमित पाए गए हैं तो ये पिछले कितने वक्त से क्वारंटाइन थे और उससे पहले किस किस के संपर्क में आए हैं। जीवानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। जीवानंद, 2 बीएसएफ के जवान संक्रमित पाए गए हैं। ये कब से क्वारंटाइन थे और इससे पहले की इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री? जीवानंद के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन इस वक्त जो खबर है वो ये कि 2 बीएसएफ जवान संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण से ये संक्रमित हैं और हालांकि बांदे क्वारंटाइन सेंटर में इन्हें पहले ही क्वारंटाइन किया गया था। लेकिन ये जरूर कि ये क्वारंटाइन के दौरान भी कुछ लोगों के संपर्क में स्वाभाविक है कि वहां जरूर आए होंगे और कब से ये क्वारंटाइन है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और अगली खबर राजनांदगांव से है। बड़ी खबर है, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। राजनांदगांव में छुरिया थाना के कटेंगा जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। जिला पुलिस और आईटीबीपी ने कार्रवाई की। मौके से नक्सली सामान और साहित्य भी जब्त किया गया है। इलाके में सर्चिंग अभियान अभी चल रहा है। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने ये पुष्टि की है इस घटना की। तो राजनांदगांव से ये बड़ी खबर है जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। छुरिया थाना के कटेंगा जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जिला पुलिस और आईटीबीपी ने संयुक्त कार्रवाई की यहां पर। हालांकि मौके से नक्सली भाग खड़े हुए। इसके बाद नक्सलियों का जो सामान है और साहित्य है वो भी जिला पुलिस और आईटीबीपी ने जब्त किया। तो ये संयुक्त कार्रवाई थी जिला पुलिस और आईटीबीपी के जवानों की और इस मुठभेड़ के दौरान नक्सली भाग खड़े हुए। साथ ही कुछ जो सामान है नक्सलियों का, साहित्य है नक्सलियों का, वो भी बरामद किया गया है। और इसके बाद अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है कि कहीं कोई जो नक्सली कहीं छुपा हुआ तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं खबर मध्य प्रदेश से। शिवराज मंत्रिमंडल का कल हो सकता है विस्तार। जी हाँ, इसकी संभावना है। आज भोपाल आ रहे हैं प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे। एमपी बीजेपी के नेताओं के साथ वो बैठक भी करेंगे। मंत्रिमंडल पर अंतिम दौर की चर्चा संभव है। केंद्रीय नेतृत्व का संदेश ला सकते हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। सूत्रों के जरिए ये बड़ी खबर है। प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के शपथ ग्रहण में भी आपको बता देंगे वो शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई संभावना अब जताई जा रही है कि कल जो मंत्रिमंडल है वो विस्तार हो सकता है। शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार कल हो सकता है। सूत्रों के जरिए ये खबर है। दरअसल आज प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भोपाल पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं के साथ वो बैठक भी करेंगे और माना जा रहा है, संभावित है कि मंत्रिमंडल पर अंतिम दौर की चर्चा हो। शरद हमारे साथ जुड़ गए। शरद, आज ठीक है लगातार अटकलें और चीजें ऊपर नीचे होती रहीं, लेकिन आज क्या संभावित है? विनय सहस्त्रबुद्धे अगर आ रहे हैं तो हम ये मानकर चलें कि वाकई में ये आखिरी दौर की ही चर्चा होगी। देखिए, जिस तरीके से बातचीतें हुई हैं दिल्ली में और मंथन के दौर चले हैं, तो उसमें अब यही लगता है
कि आज जब प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे आ रहे हैं दिल्ली से भोपाल, तो फिर इसी बात की संभावना ज्यादा है कि वो केंद्रीय नेतृत्व का जो अंतिम फैसला होगा वो अपने साथ लेकर आ रहे होंगे। वहां का जो संदेश होगा वो लेकर आ रहे होंगे, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व की ओर से, यानी कि मुख्यमंत्री की ओर से, प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, संगठन महामंत्री की ओर से 2 दिन तक अपनी बातचीत सभी केंद्रीय नेताओं के सामने रख दी गई थी। अब वहां का क्या फैसला है, संभवतः वो ही लेकर जो प्रदेश प्रभारी हैं विनय सहस्त्रबुद्धे वो आज आ रहे हैं। जो जानकारी मिली है वो करीब 1:30 बजे के आसपास भोपाल पहुंचेंगे और यहाँ पर जो प्रदेश बीजेपी के नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगे और आज अंतिम रूप ये माना जा रहा है कि दे दिया जाएगा मंत्रिमंडल के नामों को। और कल इस बात की पूरी संभावना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। हालांकि अभी भी संभावना ही जोड़ना होगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जानकारी कोई सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आज जो प्रभारी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल वो आ रही हैं, उनका शपथ ग्रहण हो रहा है। आज का जो रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है वो भी राज्यपाल का भोपाल में ही है। ऐसे में ये सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि कल मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो जाएगा। बिल्कुल शरद, बहुत कुछ संभावना नजर भी आ रही है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं समीकरण। और वाकई में अगर ये आखिरी संदेश है केंद्रीय नेतृत्व का विनय सहस्त्रबुद्धे जो लेकर आएंगे, तो फिर क्या हमें तस्वीर उस मंत्रिमंडल की देखने को मिल सकती है? क्योंकि उस लिहाज से शरद की इस बार बहुत फ्री हैंड शिवराज सिंह को है नहीं, जैसे पिछले कार्यकालों में उनके हाथ में रहा है। जो 5 मंत्री बनाए गए थे उसमें भी वो तस्वीर नजर नहीं आई थी। तो हमें इस बार भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि शायद शिवराज के पसंदीदा बहुत चेहरे मंत्रिमंडल में ना हो? देखिए, हो सकता है, इस बात में कोई दुराय नहीं, क्योंकि इस बार की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, राजनीतिक तौर पर भी वो बदली हुई हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे भी शामिल हो रहे हैं जो मूल रूप से बीजेपी के नहीं थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए, अब वो एडजस्ट हो रहे हैं, मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी का अपना जो कोटा था वो कम हुआ है। अब जो कोटा कम हुआ है उसमें संघ की पसंद के चेहरे भी हो जाएं, मुख्यमंत्री की पसंद के चेहरे भी हो जाएं, वरिष्ठता का भी ध्यान हो जाए और केंद्रीय नेतृत्व का भी ध्यान हो जाए। ये सारी बातें एक साथ हो पाना लगभग असंभव सा है। यही वजह है कि किसी न किसी को ओवर रूल किया जाएगा और उस ओवर रूल होने में जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये हो सकता है कि जो पहले से मंत्री रह चुके हैं, जो 10 साल तक का जो उनका अनुभव रहा राजनीतिक तौर पर, विधायक रहे और वो मंत्री रह चुके हैं पहले, तो हो सकता है कि ऐसे नामों को ड्रॉप किया जाए और जो नए चेहरे हैं उन नए चेहरों को मौका दिया जाए मंत्रिमंडल में। तो इस तरीके के बदलाव हो सकते हैं। अब ऐसे में किसी का प्रभाव कम होगा, किसी का प्रभाव पड़ेगा, ये तो जब मंत्रिमंडल की अंतिम सूची जब सामने आएगी तो फिर ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार स्वरूप है क्या और जो मंथन के इतने दौर चले उनके पीछे के पेच क्या थे। बिल्कुल सर शरद, एक और महत्वपूर्ण पहलू है, ज्यादातर कई दिग्गज हैं वो नाराज चल रहे हैं। दीपक जोशी अपने स्तर पर नाराज हैं, इसके अलावा गोपाल भार्गव समय समय पर बातों में बहुत कुछ कह जाते हैं। ये कह भी रहे हैं कि अनुभव का लाभ लेना चाहिए, वरिष्ठों का लाभ लेना चाहिए पार्टी को। दूसरी तरफ भंवर सिंह शेखावत से लेकर तमाम जो गतिरोध इस वक्त बीजेपी में है, अगर कुछ असंतुष्ट जिन्हें पद नहीं मिलता है तो ये परेशानी भी बढ़ाएगा उपचुनाव में पार्टी की। देखिए प्रशांत, इन सभी नाराजगियों को अलग अलग करके देखना होगा। दीपक जोशी की नाराजगी मंत्रिमंडल को लेकर नहीं है, उनकी नाराजगी उपचुनाव को लेकर है, क्योंकि वहां से मनोज चौधरी जो कांग्रेस से शामिल हुए हैं तो अभी। लेकिन कल भूपेंद्र, इसी बीच एक और सवाल छोटा सा शरद, कल भूपेंद्र सिंह भी दफ्तर में थे, चर्चा कर रहे थे। अब ये थोड़ा सा क्लियर करिए कि वो डैमेज के लिए मंत्रणा कर रहे थे या फिर उन्हें मनाने की कोशिश हो रही थी? वीडी शर्मा से भी चर्चा हो रही थी। नहीं, बिल्कुल चर्चाएं तो हो रही हैं। जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा था प्रशांत, कि जो अलग अलग नाराजगियां देखनी होंगी, दीपक जोशी की नाराजगी एक बात हो गई, जो भूपेंद्र सिंह की नाराजगी है वो कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव की नाराजगी के बराबर दिखती है। क्योंकि हालांकि गोपाल भार्गव ये कहते रहे हैं कि नाराजगी उनकी नहीं है, लेकिन उन्होंने इशारों में साफ कह दिया कि अनुभव का लाभ अगर नहीं लिया जाता है तो फिर वही होता है, वही हश्र होता है जैसा कि कांग्रेस का हुआ। तो निश्चित तौर पर अगर इन नामों को ड्रॉप किए जाने की संभावना है और हो रहा है तो फिर उनका बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचना, उनका बैठकें करना,
ये स्वाभाविक सी बात है, उनको एक तरीके से मनाने की कोशिश है और ये बताने की कोशिश है कि केंद्रीय नेतृत्व तो आखिरकार मंत्रिमंडल में चाहता क्या है और किस तरीके के चेहरों को चाहता है। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जब नाम फाइनल होंगे कुछ चेहरे जी नाराज होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। अब वो नाराजगी बीजेपी को कितनी भारी पड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। शरद, सूची क्या तैयार हो गई है? क्या नाम फाइनल हो चुके हैं? क्या सोर्सेज क्या बता रहे हैं? इसमें दो बातें हैं। एक तो ये प्रशांत कि जब मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत दिल्ली गए, तो फिर नामों की एक सूची वो अपने हाथों से लेकर दिल्ली पहुंचे। वो सूची जो केंद्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उनके सामने रखी गई। और जब उन सूचियों पर सहमति नहीं बनी, यही वजह है कि मंथन के दौर कई बार तक चले। अब जो नाम वहां दिए गए हैं और जो नाम केंद्र की ओर से सुझाए गए हैं या जो केंद्र की ओर से बदलाव किए गए हैं, संभवतः विनय सहस्त्रबुद्धे आज जब आ रहे होंगे तो फिर वो अपने साथ में वो अंतिम सूची लेकर आ रहे होंगे, अंतिम फैसला लेकर आ रहे होंगे केंद्रीय नेतृत्व का। वो सूची फाइनल मानी जानी चाहिए जो अब सामने होगी। तो ये देखना होगा कि कौन से नाम ड्रॉप किए गए हैं, कौन से नाम जोड़े गए हैं और किस तरीके का राजनीतिक और क्षेत्रीय जातिगत समीकरण मंत्रिमंडल को लेकर बनाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शरद, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, ज्यादा स्वाभाविक है कि सोर्सेस के हवाले से या सूत्रों के हवाले से बहुत कुछ खबरें आती हैं। अब क्या समीकरण यहां पर बैठ सकते हैं मंत्रिमंडल में? चूंकि भूपेंद्र सिंह का जिक्र इससे पहले हो रहा था, गोविंद सिंह राजपूत उस क्षेत्र से पहले ही मंत्री हैं, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह भी वहीं से आते हैं, प्रदीप लारिया एक और चेहरा जो एक लिहाज से अपनी दावेदारी मंत्रिमंडल में कर रहा था, कुछ और वरिष्ठ विधायक उस क्षेत्र से। विंध्य की बात करें, वहां से बड़े चेहरे जो मंत्री रहे हैं उनका नाम आगे चल रहा है। विंध्य से बड़ी संख्या में सीटें भी आई, लेकिन दावेदार और भी ज्यादा हैं। कैसे सामंजस्य बैठेगा? आप भोपाल का ही जिक्र कर लें, 2-3 नाम हैं, उनमें कैसे सामंजस्य बैठा पाएगी मतलब पार्टी? प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा है कि यही वजह है कि जो संतुलन बैठाने की कोशिश की गई, 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और मंत्रिमंडल के चेहरे तय नहीं हो पाए। अभी जो बात लगती है उसमें 2-3 चीजें हैं। देखिए, 5 मंत्री अभी बनाए गए हैं मंत्रिमंडल में, जैसे 3 बीजेपी, हालांकि 5 तो बीजेपी अब कहती है कि उन्हीं के कोटे से हैं, लेकिन 2 नाम सिंधिया कोटे से उसमें शामिल किए गए हैं और 3 नाम बीजेपी की तरफ से मान लिए जाने चाहिए। अब सिंधिया की तरफ से जो चेहरे आए थे, जो मंत्री पद त्याग कर आए थे, वो नाम 6 थे। तो 4 नाम तो सीधे तौर पर अभी वो बचे हुए हैं जो मंत्री थे कांग्रेस में और वापस आए। तो ये 4 नाम और एक्स्ट्रा रहेंगे, अतिरिक्त जुड़ेंगे, ऐसी संभावना है। और इसके साथ में जो और कांग्रेस के चेहरे आए, सीनियर नेता आए, मसलन अगर हम बात करें बिसाहू-लाल सिंह की, ऐदल सिंह कंसाना की, हरदीप सिंह डंग की, राजवर्धन दत्तीगांव की, ये 4-5 चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की कतार में खड़े हैं जो सिंधिया कोटे से हैं। तो ये माना जा रहा है कि करीब 10 नाम ऐसे हो सकते हैं जो सिंधिया कोटे के हों, जिनमें से 2 शामिल हो चुके हैं। तो एक बात तो ये रही। जहां तक बात बीजेपी की है, तो अब बीजेपी को संतुलन बनाना होगा और वो इस हिसाब से, जैसा कि आपने कहा, निश्चित तौर पर अगर हम सागर की बात करें तो भूपेंद्र सिंह भी दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं, गोपाल भार्गव उनसे ज्यादा प्रबल दावेदार है, गोविंद सिंह राजपूत पहले से बन गए हैं मंत्री। तो अब क्या एक ही संभाग से 3-3 मंत्री होंगे? अगर मंत्री होंगे तो फिर उनको कैसे, उनमें से कैसे संतुलन किया जाएगा, किसको ड्रॉप किया जाएगा? एक बात ये भी सामने आ रही थी कि गोपाल भार्गव से ये कहा गया है कि वो जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनके लिए उनका नाम चल रहा था। हालांकि इसको गोपाल भार्गव खुद ही खारिज कर चुके हैं कि वो इस तरीके से कोई पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है स्पीकर का। तो एक समस्या ये है, ये निश्चित तौर पर बात है। इसी तरीके की अगर हम ग्वालियर चंबल में बात देखें तो रणवीर जाटव दावेदार है सिंधिया कोटे से, ओपीएस भदौरिया भी वहां से हैं और खुद बीजेपी की ओर से अरविंद भदौरिया भी हैं। तो क्या एक ही जगह से 2-2 भदौरिया मंत्री बना दिए जाएंगे? अगर नहीं बनाए जाएंगे तो क्या बीजेपी का नाम ड्रॉप होगा या सिंधिया खेमे का नाम ड्रॉप होगा? तो इस तरीके के जो गणित हैं राजनीतिक तौर पर, वो बैठाने में बहुत समस्या है। मुझे लगता है यही वजह है कि देरी हो रही है। अब इनका क्या सोल्यूशन निकाला क्या होगा सूची बनाने में, फाइनल करने में, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। अब एक खबर सोर्सेस के जरिए ये भी थी शरद कि सिंधिया पर जो फिगर या सिंधिया के समर्थकों को लेकर जो फिगर शायद पहले तय हुआ होगा,
जब ये सब पूरा घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम चल रहा था, उससे सिंधिया एक नंबर भी नीचे आने को तैयार नहीं है, यानी कि सिंधिया कोटा जो पहले तय था वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए ये आपने प्रशांत ठीक बात कही है। ये खबरें निकलकर सामने आई थी और ये स्वाभाविक सी थी, क्योंकि सिंधिया को ये मालूम है कि वो दरअसल किन शर्तों के साथ आए और उनके आने की बीजेपी में क्या अहमियत है, क्योंकि उनकी वजह से ही कांग्रेस की सरकार गिरी और उनकी वजह से ही बीजेपी की सरकार बनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो शर्तें सिंधिया ने अपनी रखी होंगी और जिन शर्तों पर बीजेपी ने अपनी सहमति दी होगी, तो उनको पूरा करना तो स्वाभाविक सी बात है, बीजेपी की भी जिम्मेदारी है और उनको पूरा करवाना भी सिंधिया के लिए वाजिब बात है। तो ये बात होता है कि सिंधिया कोटे से जो नाम तय हुए होंगे या जो पद तय हुए होंगे वो उनको मिलना है, उसमें वो बिल्कुल, यानी कि अब जो कुछ भी एडजस्टमेंट होना है वो बीजेपी के खाते से ही एडजस्ट होना है। जो नंबर बीजेपी के पास है उन्हीं में नए और पुरानों को एडजस्ट करना होगा, संतुलन बैठाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शरद, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से अहम खबर। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन आज प्रदर्शन करने जा रहा है। वेतन वृद्धि रोकने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। आदेश की प्रति जलाकर विरोध जताएंगे। कर्मचारी वेतन वृद्धि और बीमा की मांग कर रहे हैं। कोरोना संकट में काम कर रहे कर्मचारियों ने बीमा की मांग की है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन आज प्रदर्शन करने जा रहा है। वेतन वृद्धि रोकने पर सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन फेडरेशन का है और आदेश की प्रति जलाकर भी विरोध दर्ज कराया जाएगा। इतना ही नहीं, कर्मचारी वेतन वृद्धि और खुद के बीमे की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान लगातार जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। राघवेंद्र साहू हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, क्या तैयारी है इस प्रदर्शन की और इन मांगों पर? स्वाभाविक है कि प्रदर्शन के बाद शायद कुछ विचार भी करे सरकार। देखिए, जिस तरीके से कर्मचारी संगठनों की जो वार्षिक वेतन वृद्धि होती है उसको सरकार ने रोकने का आदेश दिया है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि आगे सरकार इस पर विचार करेगी, लेकिन चूंकि ये 1 जुलाई से प्रभावशाली होता था, ऐसे में 1 जुलाई के दिन प्रदर्शन करके कर्मचारी संगठन जो है विरोध जताना चाहते हैं। जो आदेश की जो प्रतियां हैं वो जलाएंगे। इनका कहना है कि इस कोरोना संकट के समय में कर्मचारी इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, ऐसे में उनके लिए प्रॉपर बीमे की व्यवस्था भी नहीं की गई है। तो अगर किसी कर्मचारी को कुछ हो जाता है तो उनके परिवार के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, ये तमाम दिक्कतें हैं। साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि जो रोका गया आदेश उसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं। वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर ये प्रदर्शन आज करेंगे, उसकी प्रतियां जलाएंगे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन एक महत्वपूर्ण मांग भी है इसमें कि जो कर्मचारी लगातार कोरोना संक्रमण के दौरान न केवल काम करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं, उनके बीमे की मांग भी है। इस पर भी कोई विचार संभव है सरकार के द्वारा? सरकार को इस पर निर्णय लेना है कि सरकार की ओर से अभी कुछ नहीं कहा गया है। कुछ कर्मचारी संगठनों से बात भी चल रही है। सरकार का कहना है कि बात करके सुलझाया जा सकता है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठनों का एक धड़ा अभी इससे अलग है और दूसरा धड़ा इसको लेकर जो है प्रदर्शन कर रहा है। तो जाहिर तौर पर कर्मचारी संगठन एकजुट भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग विचार रहता है, उसके आधार पर बटे हुए हैं। लेकिन मांगे जो है कर्मचारी संगठनों का जायज है कि जिस तरीके से वेतन वृद्धि रोकी गई है उसको लेकर उनके ये डिमांड है। अब देखना होगा सरकार की ओर से आगे क्या निर्णय लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक और जरूरी बात, चूंकि कोरोना संक्रमण काल और इस दौरान अगर लोग जुटते हैं तो ऐसे में गाइडलाइंस का उल्लंघन भी हो सकता है। उस लिहाज से क्या तैयारियां हैं इस संगठन की प्रदर्शन के मद्देनजर? देखिए, ये लोग अपनी अपनी जगहों पर ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालयों में और अलग अलग जगह जहां काम करते हैं वहां पे प्रदर्शन करेंगे। बहुत भीड़ नहीं जुटने वाले कि एक जगह इकट्ठे होकर हजारों की संख्या में, ऐसी कोई इनकी प्लानिंग नहीं है। कुछ थोड़ी संख्या में लोग जो है जुटकर ये प्रतियां जलाएंगे, ताकि एक प्रतीकात्मक रूप में सरकार तक मैसेज चला जाए कि कर्मचारी संगठन नाराज हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रतीकात्मक रूप में जो है आदेश की कॉपी जलाकर ये अपना प्रदर्शन करेंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज कर्मचारी संगठन प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि जो
नाराजगी है वेतन वृद्धि रोकने और दूसरी बीमे की मांग भी ये कर्मचारी कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करें। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। पीएम मोदी ने एक वीडियो शेयर कर देश के डॉक्टरों को सलाम किया है। पीएम ने लिखा कि भारत अपने डॉक्टरों को सलाम करता है जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हैं। पीएम ने कहा कि मां हमें जन्म देती है तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देते हैं। संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप हैं। हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। ये हम सबका दायित्व है जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं। उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना चाहिए। मां हमें जन्म देती है तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप है। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। ये हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना चाहिए। और वहीं डॉक्टर्स डे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी को नमन। सीएम ने बीसी राय के कथन को कोट किया कि वो कहा करते थे, स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त और समृद्ध बन सकता है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स से अपील भी की है कि असहाय लोगों की सेवा करें, भारत के निर्माण में योगदान दीजिए। आपको बता दें कि आज चिकित्सक स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर बीसी रॉय की जयंती और इसी दिन डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो आपको एक बार फिर बता दें, डॉक्टर्स डे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी को नमन ट्वीट के जरिए उन्होंने किया। वहीं डॉक्टर्स डे पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाए जाने वाले डॉक्टर्स डे के अवसर पर देश और प्रदेश के सभी चिकित्सकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ाई में डॉक्टर्स सैनिक के रूप में आगे आए हैं। आज पूरे विश्व में अपनी जान की परवाह न कर डॉक्टर्स हजारों लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवा और भूमिका से डॉक्टर्स ने एक चिरस्थायी स्वर्णिम अध्याय लिख दिया है। हम सब सदैव उनके आभारी रहेंगे। वहीं सीए डे पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और लिखा है ट्वीट में, सीए डे के अवसर पर देश और प्रदेश के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी देश प्रदेश के औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी कुशलता से आर्थिक विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। उधर लॉकडाउन में रद्द हुई हवाई उड़ानों के टिकट का किराया एयरलाइंस कंपनियां वापस करेंगी। एयरलाइंस कंपनियां एजेंट के खाते में पैसा वापस करेंगी और इसके बाद एजेंट यात्रियों को पैसा लौटाएंगे। हालांकि इसमें अभी समय लग सकता है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रयासों के बाद सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया और कुछ निजी एयरलाइंस निरस्त उड़ानों के यात्रियों को किराया लौटाने के लिए तैयार।
और कोरोना की लड़ाई में हर कोई अपनी तरफ से सहयोग कर रहा है। इस महामारी की लड़ाई में एक ऐसा ही सहयोग सामाजिक संस्था संकल्प ने किया है, जिसकी खूब सराहना हो रही है। आप भी देखिए। ये चमचमाता भवन, एसी कमरों में लगे बेड, इसे देखकर किसी की भी आंखें चुंधिया जाएं। ये अस्पताल किसी प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं। इसे देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये कभी खंडहर था। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इसे बनवाया है रायसेन की संकल्प सामाजिक संस्था ने। 15 बेड वाले इस कोविड केयर सेंटर में सारी सुविधाएं हैं। 15 बेड पे अपन ने सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई दी है। दूसरा पूरा का पूरा जो वार्ड है और सिस्टर ड्यूटी रूम है उनको वातानुकूल बनाया गया है सेंट्रलाइज एसी लगा के। इसके अलावा मल्टीपेरा कार्डियक मॉनिटर का अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट रायसेन जिले में मुझे नहीं लगता कहीं और बहुत अच्छी तरीके से। संकल्प संस्था के संयोजक राजेंद्र रघु बताते हैं कि उनकी संस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहती थी। वहीं एसडीएम ब्रजेंद्र रावत इस नेक काम के लिए सबका धन्यवाद करते हैं। उदयपुरा रोगी कल्याण समिति ने हमको एक प्रपोजल दिया कि हमको एक कोविड केयर सेंटर उदयपुरा में बनाना है। तो हम चूँकि मैंने और मेरी टीम ने इस प्रपोजल को शहर से स्वीकार करते हुए और एक अपने आप में एक चैलेंजिंग काम लेते हुए इसको एक रिकॉर्ड समय में हम लोगों ने बनाया। इस दौरान चूँकि ऑक्सीजन सेंटर लाने के लिए जगह तलाश रहे थे, उसी दौरान वहाँ के स्थानीय लोग आगे आए। संकल्प संस्था के युवा लोगों ने हम लोगों को बड़ा साथ दिया और उन्होंने तन मन धन का सहयोग किया। रोगी कल्याण समिति के सहयोग से जो हमारी वहाँ पे एक भवन हॉस्पिटल के अंदर जीर्ण अवस्था में था, उसमें उस संस्था ने अपना तन मन धन से सहयोग किया। सहयोग के कारण ये हुआ कि आज एक बहुत ही अच्छी भवन बिल्डिंग वहाँ बना के उन लोगों ने हॉस्पिटल को सौंपने जा रहे हैं। संस्था संकल्प ने अपने संकल्प की बदौलत 50 साल पुराने खंडहर बन चुके मकान को एक शानदार अस्पताल में तब्दील कर दिया। कोरोना महामारी की इस लड़ाई में हमें ऐसे ही संकल्प की जरूरत है। देवराज दुबे, न्यूज़ 18, रायसेन। और खबर कटनी से है, जहां मिनटों में एक पुल पूरी तरह से धराशायी हो गया। निर्माणाधीन पुल के स्लैब को उठाया गया, डायनामाइट से इस पुल को उड़ा दिया गया। निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ था और यातायात बंद कर इस स्लैब को गिराया गया है। पुल के प्लास्टिक कर देर रात पुल के इस स्लैब को धराशायी किया गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, तो कटनी से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मिनटों में ही एक पुल का स्लैब पूरी तरह से धराशायी हो गया। दरअसल निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिराया गया है, डायनामाइट से इसे गिराया गया। दरअसल निर्माण के दौरान ये क्षतिग्रस्त हो गया था और इसी के चलते इसे हटाया गया, तोड़ा गया। तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, कुछ सेकंडों के अंदर ही पूरी तरह से स्लैब टूट गया, नेस्तनाबूद हो गया। अब बढ़ते हैं उधर उज्जैन के मक्सी रोड में सब्जी मंडी में आज सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें 20 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग बुझाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियों को लगाया गया। इस दुर्घटना में लाखों के नुकसान की आशंका है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, आग बुझा ली गई है। ये पूरा मामला उज्जैन के मक्सी रोड स्थित सब्जी मंडी का है। सुबह भीषण आग लग गई, जबरदस्त आग लग गई और इसमें 20 से अधिक दुकानें भी जलकर खाक हो गई, बर्बाद हो गई। लेकिन अच्छी बात यह कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों का नुकसान बताया जा रहा है कि सब्जी मंडी में हो चुका था। ये तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित सब्जी मंडी से ये तस्वीरें। जबरदस्त आग, 20 दुकानें जलकर इस आग में बर्बाद हो गई और आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक लाखों का नुकसान पहले ही हो चुका था। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।